सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे जो पोल्यूशन का टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमने देखा था पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन क्या होता है, एंड एयर पोल्यूशन में हमने देखा फिर ओजोन लेयर एंड इट्स डेप्लीशन, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं। एंड रिमेनिंग टॉपिक क्या बचते हैं हमारे, एक तो रेस्पायरेशन वाला, दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाला, एंड साथ ही में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। एंड देन बचता है हमारा इकोसिस्टम। एंड जितने भी बाकी टॉपिक हैं यहाँ पे, इनको हमने ऑलरेडी कवर अप कराया है। तो पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। अब ये वाले लेक्चर में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे सॉइल पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट को। देन बचता है हमारा नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो कि ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में कवर अप होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कहाँ पे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ईयर पोल्यूशन में। बट अगर कहीं से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो वो इनसे लिंक्ड रहता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो फोकस करते हैं कहाँ पे, ईयर पोल्यूशन में। बट जितने भी बाकी टाइप के पोल्यूशन है ना, यहाँ पे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एंड इनके थ्रू भी आपको जाना होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो सॉइल पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, पहले हम देखेंगे कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। ठीक। फिर सॉइल पोल्यूशन के टाइप क्या होते हैं, कंट्रोल क्या होता है, एंड इफेक्ट क्या होता है। तो सॉइल पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉइल पोल्यूशन होता है जब भी जो हमारी सॉइल होती है, अगर इसमें किसी भी टाइप की अल्ट्रेशन की जाए, क्या कि सॉइल की अल्ट्रेशन की जाए, यानी कि इन शॉर्ट जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाए। अगर हम सॉइल में अल्ट्रेशन करें, इसमें कुछ एडिशन करें या फिर कुछ रिमूवल करें, तो वो क्या लाता है, सॉइल पोल्यूशन। यहाँ पे हम आगे जाकर समझेंगे अच्छे से। अब सॉइल पोल्यूशन की बात हो रही है तो ये होता है 3 टाइप का: पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, दैन लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की बात करूँ तो सॉइल पोल्यूशन यानी कि पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जहाँ पे चेंज आती है सॉइल में, या फिर किन के कारण आती है। एक तो आती है इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, दूसरी आती है पेस्टिसाइड्स के कारण, देन यहाँ पे आती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के कारण। यानी कि ये चीज़ें जब आप सॉइल में ऐड करते हो तो इनके कारण जो पोल्यूशन क्रिएट होता है सॉइल में, तो वो कहलाता है पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। यहाँ पे इनऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में आपको याद रखना है वो फर्टिलाइजर जहाँ पे एक तो पोटाश आता है, दूसरा यहाँ पे सल्फर आता है। क्लियर। नेक्स्ट, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। अब नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन होता है जो सॉइल है ना, सॉइल की टॉप लेयर जो है ना, अगर ये रिमूव हो जाए, किसके कारण, फ्लडिंग के कारण, ठीक, स्ट्रॉन्ग फ्लड्स अराइज हो जाएं उनके कारण, या फिर इनएडिकेट ड्रेनेज के कारण, तो वो जो इरोजन होता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल का, ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन की कैटेगरी में। क्लियर। देन थर्ड वन, लैंडस्केप पोल्यूशन। अब लैंडस्केप पोल्यूशन क्या होता है, जनरली ये किन के लिए होता है, सॉलिड वेस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सॉलिड वेस्ट है ना, उनकी डंपिंग क्या की गई है, एक ओपन प्लेस में की गई है। क्लियर। तो इस कारण से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो किस कैटेगरी में आता है, लैंडस्केप पोल्यूशन में। यहाँ से आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पॉजिटिव में क्या आता है, नेगेटिव में क्या आता है, लैंडस्केप में क्या आता है। एंड साथ ही में यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे है ना, इसे कहते हैं हम सीवेज। एंड सलेज क्या होती है, तो स्लज या फिर सलेज, स्लज की अगर मैं बात करूं, जो सीवेज होती है ना, इसको जब हम स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद यहाँ पे स्लज बनती है, यानी कि सीवेज से बनती है स्लज। सीवेज क्या होती है, जो हमारे बाथरूम, किचन वगैरह ट्रंच से वेस्ट निकलता है, वो कहलाता है सीवेज। एंड सीवेज जब ड्राई अप होती है, उसमें जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है, तो वो कुछ यूँ बनती है, इसे कहते हैं हम स्लज। यही स्लज हम यूज़ करते हैं एज ए मैनवर, या फिर जिसे हम हमस भी बोलते हैं। तो ये कैटेगरीज कहाँ पे आती हैं, लैंडस्केप पोल्यूशन में। तो पॉजिटिव पोल्यूशन, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, दैन यहाँ पे लैंडस्केप पोल्यूशन, आपको चीज़ें याद रखनी है। सॉइल पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो पोल्यूटेंट्स में यही आते हैं, लाइक केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइज़र, या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, या फिर जितने भी डिस्कार्डेड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम ओपन डंपिंग करते हैं, तो ये कहलाते हैं सॉइल पोल्यूटेंट्स। एंड सॉयल पोल्यूटेंट्स है ना, हर एक पोल्यूटेंट का अपना अपना इफेक्ट होता है। लाइक यहाँ पे इस कॉलम में यहाँ पे
पोल्यूटेंट्स, एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहे हैं उनके इफेक्ट। लाइक अगर हम बात करें केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स की, तो केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स का काम क्या होता है, जब भी हम इनको एडअप करते हैं अपनी सॉइल में, तो जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट रहते हैं, एंड ये जो केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स हैं ना, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। इन टर्न ये इफेक्ट करता है फूड चेन को। तो ये हो गया इनका इफेक्ट। एंड साथ ही में फर्टिलाइजर्स देखिए, फिर ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा के कारण पैथोजन एराइज होते हैं, रेडियो एक्टिविटी डस्ट के कारण, ठीक, देन लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, देन नेक्स्ट फ्लोराइड्स के कारण, एंड फ्लोराइड्स के कारण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्लोरिसिस। अब ये फ्लोरिसिस क्या होती है, जनरली इसका इफेक्ट कहाँ पे देखा जाता है, जो हमारे टीथ होते हैं ना, वहाँ पे इसका इफेक्ट देखा जाता है फ्लोराइड्स का। लाइक हम देखते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ होगी, या फिर डिस्कलरेशन ऑफ टीथ होगी, या फिर टीथ्स में केविटी का डेवलप होना, तो ये किसके कारण होती है, फ्लोराइड्स के कारण। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार इनके थ्रू भी आप जाइएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या कीजिएगा, अपने दिमाग में इन चीज़ों को भी फिक्स कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, अभी हमने देखे डिफरेंट इफेक्ट पोल्यूटेंट्स के, अब यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन का। तो इन शॉर्ट सॉइल पोल्यूशन में क्या हो रही है, हमारी जो सॉइल है ना वो डैमेज हो रही है, उसकी फर्टिलिटी जो है ना वो डैमेज हो रही है। अब कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं, पहला मेजर है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, देन थर्ड वन इज सॉइल कंजर्वेशन, चकिंग सॉइल इरोजन। तो जो सॉइल कंजर्वेशन में आते हैं, एक तो बायोलॉजिकल मेथड, दूसरे यहाँ पे मैकेनिकल मेथड, यानी कि सॉइल इरोजन को हमें बचाना होगा ईदर बाय डूइंग बायोलॉजिकल मेथड और विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मेथड। पहले हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात हो रही है, तो जनरली यहाँ पे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एंड काफ़ी इको फ्रेंडली होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो मैन मेड केमिकल्स हैं ना उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो हम रिड्यूस करते हैं यहाँ पे। लाइक वर्मी कंपोस्ट हो गया, ग्रीन लिफ मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, न कि केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये चीज़ें कहाँ पे आती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिक्स करनी है, क्योंकि शायद आपको कल को ऑब्जेक्टिव मिले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड क्या क्या होता है। तो सिंपली वो चीज़ें जो हम खुद नेचुरल प्रोसेस से यूज़ करते हैं, तो वो कहलाती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। देखो जो सॉलिड्स है ना इनका अच्छे से हमें डिस्पोजल करना होगा। हम बोलते हैं जो प्लास्टिक होता है इसकी डिकम्पोशन ईजिली नहीं होती है, किसकी, प्लास्टिक की। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर इट्स डिकम्पोशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पेपर को, गिलास को, प्लास्टिक को, मेटल को, तो इनको हम अलग अलग डिस्पोज कर सकते हैं, एंड इनको हम अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक के लिए ट्रीटमेंट है वो टोटली डिफरेंट है बाकी चीज़ों के लिए। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये हो गया सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जो कि हम आगे अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे यही लेक्चर में। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन। तो इट कैन बी डन ईदर बाय बायोलॉजिकल मेथड और बाय मैकेनिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वेजिटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं ईदर बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, या फिर एफॉरेस्ट्रेशन या फिर रिफॉरेस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में हम चेक डैम्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक डैम। इससे क्या होगा, जो एक्सेस फ्लडिंग होगी या फिर एक्सेस रेन वाटर के कारण जो फ्लड प्रोड्यूस होंगे उनको हम क्या कर पाएंगे, उस टाइम जो वाटर आएगा उसको हम स्टोर कर पाएंगे, एंड हम क्या कर पाएंगे, जो हमारी सॉइल है ना उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे यहाँ पे फ्रॉम सॉइल इरोजन। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये हमें बचपन से ही पढ़ा हुआ होता है ये चीज़ें कि इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद। क्लियर। नेक्स्ट रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है। एफॉरेस्ट्रेशन की अगर मैं पहले बात करूं, ये होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट एट ए न्यू प्लेस, यानी कि किसी नई जगह पे हम क्या करें, हम फॉरेस्ट को वहाँ पे बनाएं या फिर प्लांट्स की वहाँ पे ग्रोथ कराएं, तो वो कहलाता है एफॉरेस्ट्रेशन। रिफॉरेस्ट्रेशन क्या होती है, ये होती है री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट एट ए डिफॉरेस्टेटेड लैंड। तो वहीं पे क्या करना है, री इस्टेब्लिश करना किसको, फॉरेस्ट को नए से। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनाइजेशन। अगर मैं वाटर लॉगिंग की बात करूँ, काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है वाटर लॉगिंग का। तो वाटर लॉगिंग को यहाँ पे आपको समझना है, ये वाली पिक को देख के। देखो बेटा यहाँ पे
ये जो लैंड आपको दिख रही है, ये वाला पोर्शन, एंड देखो ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ से अच्छे से ग्रोथ हुई है क्रॉप्स की। बट ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्रॉप्स की ग्रोथ नहीं हुई है। या फिर यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ना वो एक्यूमुलेट हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो वाटर है ना वो एक्यूमुलेट हो गया है इन टर्न। इसके कारण क्या होता है, जो वाटर होता है ना वो रूट जोन्स में यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो उसके कारण क्या होती है, जो एक्सेस साल्ट यहाँ पे डेवलप होते हैं वो जो प्लांट के रूट जोन है ना यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो कैपिलैरिटी एक्शन या फिर ड्रेनेज है ना इसको यहाँ पे रोक के रखते हैं, यानी कि प्रिवेंट करते हैं। तो इसके कारण जो फर्टिलिटी होती है लैंड की या फिर सॉइल की वो अल्टरनेटली क्या होती है, डिक्रीज होती है। या फिर इन टर्न जो कल्टीवेशन होगी ये वाले लैंड से वो काफ़ी कम होगी, यानी कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम होगी। कहाँ पे? जहाँ पे वाटर लॉगिंग का इफेक्ट हो। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि ये वाटर लॉगिंग यहाँ पे कैसे होगी। पहला तो अगर हम कंटिन्यूसली वाटर दें अपनी फील्ड को। दूसरा, यहाँ पे अगर जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है। पहला, अगर कंटिन्यूसली हम वाटर दे रहे हैं। दूसरा, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। तीसरा, यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली रेन हो रही हो या फिर फ्लडिंग हो रही हो, तो ये इफेक्ट करते हैं किसमें? वाटर लॉगिंग में। तो यही कारण रहते हैं किसके? वाटर लॉगिंग के। एंड इस वाटर लॉगिंग के कारण क्या होती है, सॉयल सैलिनाइजेशन होती है। क्या होती है? सॉयल सैलिनाइजेशन। अभी जो मैंने आपको मेंशन किया कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं ना, रूट्स ऑफ द प्लांट, वहाँ पे क्या होती है, जो साल्ट होती है ना वो एक्यूमुलेट हो जाती है। एंड वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर की मूवमेंट है ना वो स्टॉप होती है। क्लियर? तो सॉइल सैलिनाइजेशन में यही इफेक्ट है। एंड इन टर्न क्या होता है, यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। एंड सॉइल फर्टिलिटी जो होती है ना वो काफ़ी वीक होती है सॉइल की, सॉइल सैलिनाइजेशन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉइल रिक्लेमेशन। अब अगर किसी सॉइल की यहाँ पे सैलिनाइजेशन हुई है, यानी कि हमारी सॉइल जो है ना वो डैमेज हो चुकी है, अब यहाँ पे कौन से मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपनी सॉइल को रिगेन करें वही जो इनिशियल कंडीशन थी सॉइल की। तो इसे कहते हैं हम सॉइल रिक्लेमेशन, यानी कि जो हमारी अनकल्टिवेबल लैंड बनी है किसके कारण? सोलेबल साल्ट्स के कारण। तो जो अनकल्टिवेबल लैंड हमारी बनी इसको हम रिप्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम कल्टिवेबल बना सकते हैं अगेन। तो ये क्या लाता है, सॉइल रिक्लेमेशन, यानी कि जो सॉइल होगी वो अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन है, ओरिजिनल स्टेट है, उसको रिगेन यहाँ पे करेगी। क्लियर? तो इसके लिए मेथड होता है कि एक तो होता है लीचिंग का, देन होता है एडिशन ऑफ जिप्सम। हम यूज़ करते हैं जिप्सम को, या फिर हम एडिशन ऑफ लाइम करते हैं, या फिर हमें गुड ड्रेनेज प्रोवाइड करनी होती है। जो अभी मैंने मेंशन किया कि ये चीज़ें किसके कारण होती है, पुअर ड्रेनेज के कारण। तो गुड ड्रेनेज सिस्टम हमें लगाना होगा, या फिर जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको हमें स्क्रैप करना होगा। क्या करना होगा? स्क्रैप ऑफ करना होगा। तो जनरली 3 मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लीचिंग, एडिशन ऑफ जिप्सम, एडिशन ऑफ लाइम। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि लीचिंग कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब भी हमारी सॉइल अल्कलाइन होती है तो हम लीचिंग का मेथड यूज़ करते हैं। देखो, अब अल्कलाइन क्या होती है, एक पीएच स्केल होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एंड मैंने भी पढ़ाया है केमिस्ट्री में। पीएच स्केल होती है, यहाँ पे होती है नंबरिंग 0, 7 to 14। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 to 14 होता है तो वो कहलाती है अल्कलाइन या फिर बेसिक। एंड अगर 7 के नीचे हो तो वो कहलाती है एसिडिक। यानी कि लीचिंग कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे सॉयल क्या हो, सॉयल हो अल्कलाइन, यानी कि पीएच रेंज जो होता है वो 7 to 14 होता है। यानी कि जो सॉयल है ना इसमें क्या है, डिफरेंट साल्ट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम। क्लियर? तो वहाँ पे हम लीचिंग यूज़ करेंगे। एडिशन ऑफ जिप्सम भी कहाँ पे, जहाँ पे अल्कलाइन सॉयल हो। क्लियर? एडिशन ऑफ लाइम कहाँ पे, जनरली आपने देखा होगा लाइम को हम एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब सॉयल जो है ना वो हाईली एसिडिक हो। क्या हो? सॉयल हाईली एसिडिक हो। तो ये मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सॉयल रिक्लेमेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली? आपको पूछ रहा है कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, देन नेक्स्ट ऑप्शन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देन ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउस। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है इट इज़ इको फ्रेंडली मेथड। नेक्स्ट, फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉयल बेस्ट मेथड इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है एसिडिक सॉयल के बारे में। तो
एसिडिक सॉइल की रिक्लेमेशन अगर हम करें, यानी कि एसिडिक सॉइल जो क्या हुई है, जिसकी डिस्ट्रक्शन हुई है, जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसको रिक्लेम करें, क्या करें, रिक्लेम करें, यानी कि वहाँ पे एक बार फिर हम कल्टीवेशन चाहें, तो हमें क्या करना होगा, एसिडिक सॉइल में हमें लाइम को एडअप करना होगा। क्लियर। बट लाइम का एडअप जो होता है ना, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, यानी कि काफ़ी अनइकोनॉमिकल मेथड होता है। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following state in India received the UN award for becoming world's first 100% ऑर्गेनिक स्टेट? तो करंट अफेयर्स में आपने शायद पढ़ा होगा, ये आरआरबी के 2019 के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया का कौन सा स्टेट पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, तो वो था सिक्किम। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू वाटर लॉगिंग? ओवर एंड इंटेंस इरीगेशन, यहाँ पे पूछ रहा है आपको वाटर लॉगिंग, यानी कि जो वाटर का एक्यूमुलेट होना लैंड में, वो किसके कारण होता है? एक तो ऑप्शन दिया गया है ओवर एंड इंटेंस इरीगेशन, यानी कि अगर हम ज़्यादा इरीगेशन कर रहे हैं, यानी कि वाटर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं अपने फील्ड में। देन इन एडिकेट ड्रेनेज, यानी कि अगर अच्छी ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है। देन फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। एंड देन ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे रहेगा ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि जितने भी कारण हैं यहाँ पे, इनके कारण क्या होती है, वाटर लॉगिंग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज टू कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स, कंस्ट्रक्ट कंटूर बंड्स, ड्रेन द सॉइल, एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड, जहाँ पे आपके जो खर्चे हैं ना, जहाँ पे आपका जो मनी है वो कम इन्वॉल्व हो, ताकि आप क्या कर पाओ, सॉइल को कंजर्व कर पाओ। तो कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स, तो यहाँ पे काफ़ी इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, या फिर कंस्ट्रक्ट अगर हम बंड्स करें या फिर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करें, तो जो यहाँ पे लीस्ट कॉस्टली मेथड होता है दैट इज एफॉरेस्टेशन। तो हम एफॉरेस्टेशन को यूज़ करके सॉइल कंजर्व कर पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट हमने देखे, तो सॉलिड वेस्ट होते क्या हैं? क्लियर। तो इनको हम बोलते हैं रिफ्यूज़, भी एक टर्म यूज़ होती है इनके लिए, रिफ्यूज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो भी मैंने मेंशन किए हैं डिफरेंट पेपर्स में ये पॉइंट्स आ चुके हैं। क्लियर। तो सॉलिड वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूज़ भी। अब इनके कारण क्या होती है, हमने देखा ऑलरेडी, इनके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होती है। इन टर्न ये इफेक्ट करता है, अगर फर्टिलिटी कम हुई तो कल्टीवेशन कम होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो सॉलिड वेस्ट होती है ना, यहाँ पे एक्सक्रीटा या फिर जिसे हम नाइट सोयल बोलते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। एक्सक्रीटा यानी कि ह्यूमन वेस्ट जो होता है, ये सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एक्सक्रीटा होता है क्या ये इंक्लूडेड रहता है सॉलिड वेस्ट में या फिर नहीं, तो ये इंक्लूडेड नहीं रहता है, ये रहता है पार्ट जनरली किसका, सीवेज का। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे सॉलिड वेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं? तो एक तो होते हैं म्युनिसिपल वेस्ट, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन हजार्डस वेस्ट, देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जनरली पहले तीन जो होते हैं ना, इन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट यहाँ पे म्युनिसिपलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक तो आता है स्लेज। स्लेज क्या होता है, जो भी वेस्ट निकलता है डोमेस्टिक या फिर किचन वेस्ट से, यानी कि हम जो भी यूज़ करते हैं अपने किचन में या फिर अपने जो डोमेस्टिक बाथरूम होते हैं, बट एक्सक्लूडिंग एक्सक्रीटा, तो वो क्या था, वो कहलाता है स्लेज। तो ये हो गया म्युनिसिपल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इंडस्ट्री में आप खुद देखो इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ होता है, तो हैवी मेटल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, फ्लाई हो गया, स्लज हो गया, या फिर एस्बेस्टॉस मटेरियल्स हो गए, तो ये चीज़ें कहाँ पे आती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे हजार्डस वेस्ट। अब हजार्डस वेस्ट में क्या क्या आता है, एक तो पेस्टिसाइड्स आएगा, देन रबर आएगा, यहाँ पे डाइज आएंगे, एंड जितने भी हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे जनरली हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हजार्डस वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट में आते हैं यहाँ पे क्या क्या, एक तो गार्बेज आता है, देन रबिश आता है, एशेस आते हैं, डेब्रीज आते हैं डिफरेंट। तो ये चीज़ें कहाँ पे आती हैं, म्युनिसिपल वेस्ट में, क्योंकि काफ़ी पेपर्स में ये भी पूछा जा चुका है कि म्युनिसिपल वेस्ट में क्या क्या आता है। क्लियर।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की, जिनको हम ई वेस्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे डिस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर की या फिर हमारे लैपटॉप जो होते हैं, मोबाइल फ़ोन, अगर इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, फिर जब हम इनको कहीं पे डंप करते हैं तो ये कहलाते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एट्सट्रा। क्लियर। तो वेस्ट की ये है कैटेगरी यहाँ पे म्यूनसिपल, यहाँ पे किनके, सॉलिड वेस्ट की, यानी कि म्यूनसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, आप खुद ही सोचो कि जो हम सॉलिड वेस्ट की डंपिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहला, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम होगी। क्लियर। देन फॉल गैस अराइज फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट, अगर हमारे सॉलिड वेस्ट ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब जिनकी डिकम्पोशन ईजिली हो, क्या हो, जिनकी डिकम्पोशन ईजिली हो, यानी कि जिन पे बैक्टीरिया जो है वो ईजिली वर्क कर पाए, तो इनके कारण क्या होगी, अगर ये जल्दी डिकम्पोज होंगे तो वहाँ पे फ्यूल गैस जो है ना वो एराइज होंगे, लाइक हम बोलते हैं CH4 वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, H2S प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब भी आप वहाँ से, हम देखते हैं कहीं रोड साइड में डंपिंग होती है, ओपन डंपिंग होती है, जब हम वहाँ पे चलते हैं ना, जनरली हम सिटीज़ में देखते हैं, तो जब भी हम वहाँ से चलते हैं ना तो वहाँ से बदबू आती है, फाउल स्मेल आती है, तो यही होता है उनके कारण। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होगा, कि इनके कारण, अगर वहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं तो इनके कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, लाइक पॉलीथीन यहाँ पे आता है, प्लास्टिक यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है। जनरली ये जो टॉपिक है ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ के रिलेटेड होता है, एंड अगर आप चीज़ों को इमेजिन कर पाते हो ना तो वो चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डिस्पोजल मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड लैंड फिलिंग, यानी कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हुए, अब इनको हम डिस्पोज करें ताकि जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट हो या फिर हमारी सॉइल पे इफ़ेक्ट हो वो कम से कम हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड्स होते हैं। ठीक। एंड यहाँ पे ये जो प्रॉपर मेथड्स होते हैं ना, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर। क्लियर। तो पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लैंड फिलिंग की, तो जनरली ये प्रेफर किया जाता है कहाँ पे, इंडिया में। यहाँ पे एक लैंड डिग की जाती है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं ना उनको यहाँ पे डाला जाता है, एंड ऊपर से यहाँ पे लेयरिंग चढ़ाई जाती है, अराउंड 1.5 मीटर लेयर यहाँ पे चढ़ाई जाती है सॉइल की, किसके ऊपर, जो भी वेस्ट होते हैं। तो ऐसे हम करते हैं उनको डंप। ये हो गया लैंड फिलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है मेथड नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग जो होता है, काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में, स्टाफ सिलेक्शन, RRB, UPSC में ये पूछा जाता है। तो बेस्ट मेथड होता है डिस्पोजल के लिए, इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड होता है, एंड ये हम प्रेफर कहाँ पे करते हैं, जो रूरल एरियाज होते हैं ना वहाँ पे हम ये प्रेफर करते हैं। एंड जनरली किन के लिए किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना इनके लिए ये किया जाता है, कौन सा, यहाँ पे कंपोस्टिंग का। क्लियर। अब कंपोस्टिंग में आते हैं दो मेथड, इधर इट कैन बी डन एरोबिकली। एरोबिकली मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, या फिर और यहाँ पे हम ओपन एटमॉस्फेयर में इसकी जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है मटेरियल की वो होती है, तो ये कहलाता है इंडोर मेथड। या फिर इधर एन एरोबिकली। एन एरोबिकली मतलब यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ईयर, यानी कि यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ईयर। क्लियर। तो ये कहलाता है बेंगलोर मेथड, यानी कि एरोबिक मेथड जो यहाँ पे होता है कंपोस्टिंग में ये कहलाता है इंडोर मेथड, एन एरोबिक जो होता है ये कहलाता है बेंगलोर मेथड। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जितनी भी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा इतनी ही काफ़ी रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बर्निंग। बर्निंग की अगर हम बात करें तो बर्निंग जो मेथड होता है, यहाँ पे दो मेथड्स लाए जाते हैं, एक तो होता है इंसिनरेशन एंड नेक्स्ट होता है पायरोलिसिस। अगर मैं इंसिनरेशन की बात करूँ, यहाँ पे जो बर्निंग होती है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई डाली जाती है, एंड फिर यहाँ पे जो वेस्टेज होते हैं ना उनको बर्न किया जाता है। जनरली किन मटेरियल्स के लिए ये यूज़ होता है, जिनका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो काफ़ी हाई होता है। एंड कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बार बार केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर। तो वो मटेरियल जिनका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है तो उनके लिए हम इंसिनरेशन यूज़ करते हैं। क्लियर। अब पायरोलिसिस। अब जो पायरोलिसिस होती है ना ये किन के लिए यूज़ होती है,
ये जनरली हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट के लिए, एंड ये की जाती है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनको आप जो ये होता है प्लास्टिक एंड रबर, इनको आप ओपन एटमॉस्फेयर में इनकी बर्निंग नहीं करते हो। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर में जो प्लास्टिक मटेरियल या फिर रबर वेस्ट होते हैं ना, इनकी बर्निंग होती है। क्या करते हैं हम, इनको बर्न करते हैं, एंड ये मोस्ट इफ़िशेंट मेथड रहता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो होती है ना वो कंजर्व होती है। क्या होती है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्व होती है। ये काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है कि एनर्जी कहाँ पे कंजर्व होती है, कौन सा मेथड बेस्ट है, इंडिया में कौन सा अप्लाई करते हैं हम, प्रेफरेबल कौन सा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पायरोलिसिस में एक क्लोज्ड चैम्बर होता है जहाँ पे प्लास्टिक रबर वेस्ट की बर्निंग करते हैं हम, एंड यहाँ पे एनर्जी जो कंजर्व होती है ये इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे ऑयल एंड गैस होती है। क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैस। हम इसको क्या कर पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक तो ऑयल प्रोड्यूस होता है, दूसरा यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये इकोनॉमी को क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को बचाता है, या फिर इकोनॉमिकल होता है, या फिर आगे जाकर हमें हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे पल्वराइजेशन। अब पल्वराइजेशन सिंपल मेथड होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे किसी सॉलिड को डाला जाता है, एंड इस सॉलिड जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, या फिर इनका वॉल्यूम जो होता है ना वो यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है इन ए ग्राइंडिंग मशीन। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चन ये वाले टॉपिक के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, दी मोस्ट सूटेबल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड फॉर रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के लिए हमने देखा कौन सा बेस्ट मेथड था, तो दैट इज कंपोस्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड। यानी कि इकोलॉजिकली कौन सा एक्सेप्टेड है, यूपीएससी में पूछा गया है। पहला ऑप्शन लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस, एंड फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ओनली ए, देन बोथ ए एंड बी, देन ओनली बी, ए बी एंड सी। तो मैंने आपको मेंशन किया कि इकोलॉजिकली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा होता है, दैट इज कंपोस्टिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे है कोई, हाँ ऑप्शन बी, ओनली बी यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली कवर ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल कॉन्सिस्ट्स ऑफ। यहाँ पे लैंड फिलिंग की बात कर रहा है कि जब हम लैंड फिलिंग करते हैं, यानी कि जब हम कोई ट्रंच यहाँ पे डिग करते हैं, फिर उसमें हम डिफरेंट सॉलिड्स को डालते हैं, फिर ऊपर से हम कौन सी कवरिंग करते हैं, तो ऊपर से हम जो कंपैक्टेड सॉइल है ना उसकी कवरिंग करते हैं। कहाँ पे, लैंड फिलिंग में। कहाँ पे, इंडिया में। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट। तो एक तो प्लास्टिक एंड दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है आपको रबर वेस्ट। इनके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस, इंसिनरेशन, लैंडफिल। तो पायरोलिसिस मैंने मेंशन किया क्योंकि इनकी जो बर्निंग होती है वो हम क्लोज्ड चैम्बर में करते हैं, एंड यहाँ पे ऑयल एंड गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कंप्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन। तो पहला ऑप्शन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, then food demolition and construction wastes, then municipal industrial hazardous wastes, then rubbish special wastes and waste from open areas। तो सॉलिड वेस्ट के लिए हमने देखा म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड hazardous वेस्ट। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अपने नोट्स साथ साथ में बनाओ, एंड जो भी पुराने टॉपिक्स हैं ना उनका रिवाइज साथ साथ में करो, एंड जितने भी MCQs पॉसिबल हैं ना वो करते रहो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।